A very good morning, students. Today we are going to discuss about globalization. Globalization means integrating the economy of a country with the economies of the other countries under the condition of free play of trade and capital across the borders. मीन्स ग्लोबलाइजेशन में एक कंट्री एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ आसानी से व्यापार कर सकती थी बिना किसी रुकावट के और बिना किसी परेशानी के, और कैपिटल भी एक्सचेंज कर सकती थी। तो ग्लोबलाइजेशन से हमारी इकोनॉमी में क्या इफ़ेक्ट आया वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज़ द इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो 1991 के पहले जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट थी, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि 40% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन आफ्टर ग्लोबलाइजेशन जो ये लिमिट है इंक्रीज़ होके 51% से 100% तक हो गई थी। और इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया जिसे फेमा बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसीज एंड इट डज नॉट कवर द कैपिटल ट्रांसफ़र कैपिटल ट्रांजेक्शन। जो इसमें क्या था आपका कि जो फॉरेन करेंसीज थी उसमें अपनी इंडियन करेंसीज का कन्वर्ट होना, जो कि पूरी तरीके से नहीं होता था। और उसमें क्या चीज़ कवर नहीं होती थी कि जो हमारी कैपिटल ट्रांजैक्शन थे ये कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते थे। अब इसमें क्या क्या हो सकता था ये देखते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि शेयर के लिए जो डिविडेंड पे करना पड़ता था वो हम ट्रांसफ़र कर सकते थे। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते थे गुड्स एंड सर्विसेज का। एंड रेमिटेंस टू मीट फैमिलीज एक्सपेंसेस, और जो भी हम फैमिली को जो भी हम पेमेंट पे करना चाहते थे वो हम इजीली कर सकते थे। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी मीन्स फॉरेन एक्सचेंज को या फॉरेन ट्रेड को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। इसके अंडर में जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड या फॉरेन ट्रेड को लेके वो सारे रिमूव कर दिए गए थे। अब बोलेंगे रिडक्शन इन टैरिफ। टैरिफ में रिडक्शन भी हुआ। कैसे हुआ? फॉर इम्प्रूव द कंपटीशन टैरिफ बैरियर्स आर रिमूव्ड। मीन्स जितने भी टैरिफ बैरियर्स लगे हुए थे कंपटीशन को इम्प्रूव करने के लिए कि फॉरेन एमएनसीज आए, मल्टीनेशनल कंपनीज आए और जिससे हमारा कंपटीशन इम्प्रूव हो और प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हो। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन, जो भी रेशियो में जो भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे उनको हटाया गया। जो कि इंपोर्ट करने में जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे वो भी रिमूव कर दिए गए। अब हम बात करेंगे WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका कमिटमेंट हुआ था 1 जनवरी 1995 अंडर मरकस एग्रीमेंट। इसका हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। तो बेसिकली WTO की नीड क्यों हुई? तो WTO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशंस। जितने भी नेशंस हैं उनके बीच में रूल्स और रेगुलेशन बिजनेस को लेके, या मतलब जो भी हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जो ये सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाती थी कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है सभी राष्ट्रों के बीच में, नेशंस के बीच में, वो ईज़िली रन करे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके रूल्स और रेगुलेशन कौन बनाता था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम बोल सकते हैं। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी इंडियन इकोनॉमी में? तो फर्स्ट पॉइंट है, इट आफ्टर ग्रेटर एक्सपोर्ट opportunities according to our share international trade expected increasing the future। हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ का इम्प्रूवमेंट हुआ और फ्यूचर में इंटरनेशनल ट्रेड में शेयर इम्प्रूव होने के एक्सपेक्टेशन भी इंक्रीज़ हुए। इट हैज़ हेल्प इंडियाज़ इन इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स। जो हमारे यहाँ का कंपोजिशन लेवल का बिजनेस था, उसमें डेवलपमेंट होने का, जो हमारा पुराना बिजनेस था गारमेंट का और टेक्सटाइल का, उसको एक्सपोर्ट करने में हेल्प हुई। मतलब उसका जो एक्सपोर्टेशन है वो बढ़ा। और उसके साथ साथ थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज। क्योंकि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 75% किस पे डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर सेक्टर पे।
तो जो भी हमारे प्रोडक्ट थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे, वो एक्सपेक्टेड टू राइज, उन पे उनके एक्सपोर्टेशन में भी राइज हुआ। अब हम बात करेंगे एलपीजीज पॉलिसीज़ से होने वाले मेरिट्स को। तो हमारी इकोनॉमी में 8% जीडीपी इंक्रीज़ हो गई, और जो प्रोडक्शन था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो आईटी सेक्टर का बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। फिज़िकल डिफिसिट जो बहुत ही ज़्यादा था 1991 के टाइम पे 8.7%, वो रिमूव होकर डाउन हो गया, और कितना बचा 3.5% ऑफ जीडीपी बचा। इन्फ्लेशन भी बहुत कम हो गया। 2011 टू 2014 में इन्फ्लेशन 6.6 to 9% था, लेकिन 2017 टू 18 में इन्फ्लेशन 2.9% तक बचा। तो ये हमारे बेनिफिट हो रहे थे। कंज्यूमर सर्वगैनिटी, मतलब कंज्यूमर को सर्वसर्वा माना गया, राजा माना गया। तो उसी के अकॉर्डिंग जो उसकी नीड होती थी, उसी के हिसाब से ही, उसी के अकॉर्डिंग से प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ। उसके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही हमने उसकी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। फॉरेन एक्सचेंज में और रिजर्व में इंक्रीजमेंट हुआ हमारा, और जो मोनोपोली मार्केट था वो कम्पिटिटिव मार्केट में एक चेंज हो गया। मतलब पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर रखा हुआ था, तो पूरा मोनोपोली मार्केट था। फिर उसके बाद जब बहुत सारी एमएनसीज आ गई, प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो कम्पिटिटिव मार्केट में कन्वर्ट हो गया। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स की। तो नेग्लेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। अब इसमें क्या था कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट, जितनी भी जो भी एमएनसीज आ रही थी, या फिर इंडस्ट्रियल से प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो भी थी, वो किस पे फोकस कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर को, या फिर हम ये बोलें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरी तरीके से फोकस कर रही थी, और एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही थी। और एग्रीकल्चर सेक्टर क्या बन के रह गया था, सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड लेबर। किसके लिए? इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। जो एमएनसीज थी वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ फोकस कर रही थी, मतलब कि जो जितने भी अर्बन सेक्टर्स थे वहाँ पे ग्रो कर रही थी। जो मतलब कि जो जैसे विलेजेस हैं वहाँ पे नहीं, तो वहाँ पे जो अर्बन सेक्टर्स थे वहाँ पे एमएनसीज लग रही थी, तो जिसकी वजह से वहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा था। तो ये भी प्रॉब्लम आ रही थी। इकोनॉमिक कॉलोनिज़म की बात करें तो इकोनॉमिक कॉलोनिज़म में जो हमारी एमएनसीज थी, जो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज थी, वो हमारे डोमेस्टिक ट्रेड को कॉलोनाइज़ कर रही थी। कैसे कॉलोनाइज़ कर रही थी कि उनकी उनकी जो क्वालिटी थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और उनके जो प्रोडक्ट थे वो चीप एंड बेस्ट हुआ करते थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का जो मार्केट था वो पूरी तरीके से एमएनसीज के अंडर में हो गया था। स्प्रेड ऑन कंज्यूमरिज्म का स्प्रेडमेंट होना है। लोप साइड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। सिंपल सी बात है, वो जो मैंने अभी बताया आपको कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज़्यादा फोकस हो रहा था। कल्चरल इरोजन, जो हमारी सोसाइटी है वो फॉरेन कल्चर को बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर रही थी। जो हमारा कल्चर था लोग उसको छोड़ के दूसरे वेस्टर्न कल्चर को अपनाना स्टार्ट कर दिए थे। अब हम बात करेंगे विच वे टू गो मीन्स, यहाँ पे विच वे गो टू मीन्स में हम नॉर्मली कह सकते हैं कि क्या एलपीजी का आना हमारी कंट्री के लिए बेस्ट था। तो ये आपकी ओपिनियन के वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नॉर्मली इसका आंसर यस ही होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा डेफिसिट था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हमारी जो इकोनॉमी जीडीपी थी वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद आप देख सकते हो कि हमारी जीडीपी भी इंक्रीज़ हुई। जीडीपी के साथ साथ हमारा जो फिज़िकल डिफिसिट था वो भी हमारा कम हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एमएनसीज आई, तो ये सारे बेनिफिट हुए हमारे। तो जीडीपी के लिए ग्रो कराने के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा नीड थी। तो एलपीजी का जो इन्वॉल्वेशन है, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो एलपीजी का इन्वॉल्वेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सही था। तो अकॉर्डिंग टू मी तो इसका आंसर यस ही होना चाहिए, और आप लोग भी यस ही बोलना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।